उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने आम बजट को पेश किया। अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के इस कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट है। योगी सरकार ने इस बजट को पूरी तरह पेपरलेस पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी विधानसभा में एप्पल के कंप्यूटर से बजट पेश करते नजर आए। यूपी सरकार का यह बजट प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बार का बजट कुल 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का है। कृषि कानून पर मचे बवाल से इतर यूपी सरकार ने किसानों को खेती के लिए मुफ्त पानी देने, सस्ता लोन उपलब्ध कराने का ऐलान किया। तो ये अब माफ कीजिएगा 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ विधानसभा सेशन को लेकर, आम बजट को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई थी। बजट का पिटारा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए वित्त मंत्री की तरफ से लाया गया। विपक्ष ने साइकिल स्टंट किया। दरअसल पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष की तरफ से विरोध जताया गया। मंत्रियों को एंट्री की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बजट का आगाज हो गया है, बजट पेश किया गया है। पेपरलेस बजट ये था और मुख्यमंत्री ने उपलब्धियां इस बजट की गिनाई। तो किस योजना को कितना बजट? आवास के लिए 10,029 करोड़ का बजट, अमृत योजना के लिए 2200 करोड़ का बजट पेश किया गया है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। कान्हा गौशाला के लिए 80 करोड़ प्रस्तावित किए गए। मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास के लिए 1000 करोड़ का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए 7,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत 5500 करोड़ का प्रावधान किया गया। पीएम सड़क योजना के लिए 5,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। बजट में क्या कुछ खास रहा? यूपी सरकार ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट। यूपी सरकार ने पेपरलेस बजट पेश किया। 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का ये बजट। इस बार के बजट में 7.5% का इजाफा हुआ। बजट में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। किसान पेंशन योजना कर 3,100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। सड़क हादसे में मरने वाले किसान परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद होगी। अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे। योगी बजट में बच्चों की शिक्षा के लिए अटल आवासीय स्कूल बनाए जाएंगे। अटल आवासीय स्कूलों के लिए 270 करोड़ की योजना का ऐलान किया गया। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए 829 करोड़ की योजना का प्रावधान किया गया। अयोध्या में विकास सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। बजट में एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट के जाल पर फोकस किया गया है। तो बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को बधाई देते हुए कहा कि यह समग्र और समावेशी बजट है। यह बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं पर केंद्रित है और उन्होंने कहा कि इस बजट से समाज के वंचित और शोषितों का भविष्य संवरेगा। सीएम ने बजट की खूबियों का विस्तार से उल्लेख किया और कहा कि बजट में सभी वर्गों के लिए प्रावधान किए गए हैं। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बजट में सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश की गई है। इसमें प्रदेश के हवाई अड्डों का जाल बिछाने और एक्सप्रेसवे के काम में तेजी लाने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं के प्रावधान किए गए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी का बजट पेश किया, जिस पर कटाक्ष करते हुए लालजी वर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखने से प्रतीत होता है कि ये प्रदेश की जनता के लिए निहायत निराशाजनक बजट है। प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। किसानों का, बेरोजगारी, नौजवानों के बारे में इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की रही है। बढ़ती हुई महंगाई के भार से प्रभावित आम आदमी और किसान, बुनकर
इन सब के लिए इस बजट में कोई समुचित उपाय नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल के अंतिम बजट को गोरखपुर से सदर सांसद रवि किशन ने काफी उम्दा बजट बताया और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को धन्यवाद किया। और क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। अद्भुत सोच एंड ये टेक ऑफ होगा उत्तर प्रदेश के लिए, जो पूरे दुनिया की, पूरे देश की नजर है उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक अलग ऊंचाई पे महाराज जी, आपके आशीर्वाद से, आपकी लीडरशिप में, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच को लेके आप जैसे चल रहे हैं और उसमें सारे लोग, और खासकर किसान भाइयों के लिए, चूंकि मैं किसान का बेटा हूं, ये बहुत शानदार बजट है। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के, हमारे गोरखपुर के खास, जहां पे इतनी बड़ी सौगात मिलल, एक लाइट ट्रेन के हिसाब से पूर्वांचल एक्सप्रेस के उसका बजट जो पारित हुआ, मैं उसके लिए अयोध्या वासियों को, लखनऊ से सब लोगों को, इंटायर उत्तर प्रदेश को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। शानदार बजट, शानदार बजट। उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में सुरेश खन्ना ने पेश किया, जिसको लेकर जनता में काफी खुशी की लहर है, तो थोड़ी मलाल भी है। इस बजट को लेकर गोरखपुर की जनता क्या सोचती है, सुनते हैं। सर, मैंने बजट पर अभी स्टडी किया है थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले, तो मुझे तो ज़्यादा हिफायती लगा है कि बजट ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं महंगाई है जहां लोग उसके बारे में विचार कर रहे हैं। महंगाई जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, तो महंगाई तो ऐसी ही बढ़ेगी। मान लीजिए युवाओं बीटेक एमसीए करके और दर दर इधर ठोकरे खा रहे हैं, तो उनके लिए रोजगार हो, सरकार को ज़्यादा युवाओं पर सोचना चाहिए, क्योंकि युवाएँ हमारे वोट बैंक हैं, युवाएँ अपने शहर में बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से आप युवाओं के बारे में सोचें और डीजल पेट्रोल के बारे में भी सोचें, ताकि आम जनता को भी थोड़ा राहत मिले। आज का बजट जो था, सरकार से लोग उम्मीद किए थे कि ये चुनावी बजट होगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखा। बजट कठोर है और टैक्स वसूलने वाला बजट है। हमें दोनों चीज़ एक साथ नहीं दे सकता है बजट। मुफ्त का रोटी, मुफ्त का टीका कतई नहीं दे सकता है जब तक हम कठोर कर न लगाएं। तो डीजल और पेट्रोलियम के माध्यम से सरकार वसूलेगी और इन स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करेगी। तीसरा, सरकार का सबसे बड़ा फोकस कि आय बढ़ाने का, और उसमें सरकार ने इंडस्ट्रियलाइजेशन एवं पर्यटन उद्योग को चुना है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस कार्यकाल के 5वें और आखिरी बजट को निराशाजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने अपने आखिरी बजट में अपने संकल्प पत्र को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के इस बजट से गरीबों और किसानों को कोई राहत नहीं मिली, बल्कि एक बार फिर से योगी सरकार ने गरीबों और किसानों के साथ धोखा किया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गरीबों और किसानों के लिए नहीं, बल्कि उद्योगपतियों के फायदे के लिए फैसले लेने का आरोप लगाया। बता दें, अखिलेश यादव प्रयागराज में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामपूजन पटेल के आवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। यूपी बजट और यूपी सरकार का ये 5वां बजट था। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अपने संकल्प पत्र पर देखना चाहिए था कि संकल्प पत्र में जो जो बातें कही गई थी वो कितनी पूरी हो रही हैं 5वें बजट में। जब आप संकल्प पत्र उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र पूरा नहीं किया, बल्कि पुराना काम समाजवादी पार्टी का जो था उसका शिलान्यास किया, समाजवादी काम का उद्घाटन किया, समाजवादी सरकार में जो एमओयू थे उन एमओयू का एमओयू किया। कम से कम बजट में तो ये बताते कि 5 लाख करोड़ के लगभग का आपने एमओयू किया, वो जमीन पर कितना उतरा है। उधर केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने गौरीगंज रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचकर अपने आवास के लिए जमीन की रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्री के बाद स्मृति ने कहा कि चुनाव के दौरान जनता ने उनसे अमेठी में आवास बनाने का आश्वासन मांगा था, जिसे उन्होंने पूरा किया। स्मृति ने कहा कि अमेठी उनके लिए घर की तरह है। 2014 से ही अमेठी से चुनाव लड़ने के बाद उनके लिए संघर्ष द्वारा जनता की समस्याओं का समाधान का यह प्रतीक है। पिछले 50 साल से गांधी नेहरू खानदान ही सक्रिय रहे हैं और उनकी कथनी और करने में क्या फर्क है, साफ देखा जा सकता है। किराए के मकान में रह रही थी। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर घर बनाने की अपनी प्रक्रिया शुरू कर पा रही हूँ। अब तक मेरे संसदीय कार्यकाल का 2 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, तब भी
इन 1.5 वर्षों के अंतराल में मैं ये दिए हुए वचनों को पूरा कर पाई हूँ, इसलिए प्रभु की मुझ पर असीम कृपा रही। कब से घर बनेगा, कब तक बन जाएगा? आज रजिस्ट्रेशन कराया है और आशावादी हूँ कि बहुत ही जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। गांव के सभी नागरिकों की अभिलाषा थी कि भूमि पूजन के दिन घर के उस प्रांगण में, उस जगह पर वो स्वयं पधार कर आए और आशीर्वाद दें। उधर उन्नाव प्रकरण में पीड़िता से मिलने जा रहे चंद्रशेखर के काफिले को कानपुर उन्नाव बॉर्डर पर रोक लिया गया। वहीं रोके जाने के बाद चंद्रशेखर धरने पर बैठ गए और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। वहीं चंद्रशेखर ने साल 2022 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने के संकेत दिए, जो कि बजट के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि यूपी बजट खोखला है। और कहां पर आपको रोक लिया गया? देखिए, कानपुर का ये लवकुश बैराज है जहां पर रोका गया है और मेडिकल बुलेटिन में ये बताया गया। मैं कानपुर जा रहा था रेजिडेंसी हॉस्पिटल, जहां हमारी बहन जो है पिछले 17 तारीख से भर्ती है और हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि उसको हायर सेंटर भेज दिया जाए, लेकिन उस पर कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाएगा। अभी मेडिकल बुलेटिन पे मुझे पत्रकारों द्वारा ही पता लगा कि उसकी हालत में सुधार है, लेकिन देखी तो पत्रकारों ने भी नहीं है। और पुलिस जो कह रही है उस पर भरोसा करना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि हाथरस में हम पुलिस का कार्यशैली और सरकार का चाल चरित्र देख चुके हैं। अब एक आईपीएस जो है, जो हाथरस में थे एसएसपी, जिनको सस्पेंड किया गया था, इसी घटना के तत्काल बाद उनको बहाल करके शायद ये संदेश दिया गया कि जो सरकार की मदद करेगा संविधान के खिलाफ जाके भी, उसको हम लोग जो हैं ज़्यादा दिन परेशान नहीं होने देंगे, उसको बहाल कर देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चरम सीमा पे है और यहाँ महिलाएं और बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं। 2022 के होने वाले यूपी के चुनाव में भीम आर्मी की क्या भूमिका रहने वाली है? अभी तो अपने लोगों की जान सुरक्षा कर लें, 2022 तो बहुत दूर है। आज कानपुर में देखिए तराई इमाम बचा हुआ है, उन्नाव खत्म नहीं हुई तो घाटमपुर हो गया है, घाटमपुर खत्म नहीं हुआ तो गोरखपुर हो गया है, गोरखपुर के बाद मेरठ में हो गया है, मुजफ्फरनगर में हो गया है, संभावली हो गया है, संभल हो गया, सिंबावली, हापुड़ में तो एक बच्ची पे एसिड अटैक हुआ है। तो समझिए अपराधियों में डर तो बिल्कुल खत्म हो गया है, खाकी का इकबाल खत्म हो गया। तो इससे पता लगता है कि सरकार जो है प्रशासन को जिस नज़रिए से ट्रीट कर रही है, जिस तरह से कार्रवाई करने को कह रही है, उससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। भीम आर्मी अपने प्रत्याशी उतारेगी उस चुनाव में? भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, आज़ाद समाज पार्टी, वो झंडा जो आप देख रहे हैं ना, वो हमारी पार्टी है और वो सारे काम करेगी क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है और प्रयास करेगा ऐसी सरकार है जिनमें बहन बेटा सुरक्षित है, उनको सत्ता से बेदखल किया जाए। आज यूपी का बजट पेश हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं यूपी के मुख्यमंत्री के खोखलो दावों से वाकिफ हूँ। हाथरस पीड़िता के परिवार के लिए उन्होंने कहा था कि हम उनको एक सरकारी नौकरी देंगे और उनको आवास देंगे और कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया, अब तक भी नहीं हो पाया। तो मुख्यमंत्री जब झूठ बोलने लगे तो उनकी सरकार के किए गए वादे कितने उन धरातल पे होंगे, ये आपको समझना चाहिए। ये थे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी थे, भीम आर्मी के जो चीफ हैं, रावण जिनको कहा जाता है, और उन्होंने साफ बोल दिया कि और एक अनुमान भी लगाया जा सकता है कि 2022 के होने वाले चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी यानी रावण की जो पार्टी है वो अपने प्रत्याशी उतारेगी और कहीं ना कहीं उनकी मुख्य भूमिका भी इस चुनाव में, यूपी के चुनाव में रहने वाली है। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। मुजफ्फरनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच झड़प हो गई। दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए। बताया जाता है कि सरेआम गांव में एक 13वीं में गए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का विरोध करने वालों की पिटाई की गई। कुछ युवकों ने बालियान का विरोध कर रहे युवकों की पिटाई की। इसके बाद दोनों ओर से संघर्ष हुआ। संजीव बालियान के जाने के बाद सोरम गांव में पंचायत हुई। पीड़ित पक्ष की पंचायत में आरोप लगाया गया कि हमलावर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथी थे। रालोद के पूर्व मंत्री युवराज सिंह राजपाल बालियान पंचायत में पहुंचे। रालोद नेताओं ने घटना को लेकर आक्रोश जताया। रस्म पगड़ी पे आज मैं सोरम में था। जिस समय मैं रस्म पगड़ी में अंदर था तो बाहर लोकदल के 5-6 कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे। उनमें वहाँ का लोकदल का शायद ब्लॉक अध्यक्ष या और पदाधिकारी भी थे और उन्होंने बदतमीजी करना, नारेबाजी करना शुरू कर दिया। गाँव वालों के द्वारा उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। जब मैं बाहर आया, फिर उसके बाद बाहर आ गया, तो ऐसे दुख के मौके पे कि कहीं 13वीं में जाओ, सुख और दुख में, ऐसे मौक़ों पे भी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई घटना शर्मनाक है। लोकतंत्र में विरोध अपनी तरीके से दर्ज कराना चाहिए। हरदोई के लोनार कोतवाली इलाके में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बीती रात सवायदपुर हरपालपुर राजमार्ग पर एक कंटेनर और एक एक्सयूवी में आमने सामने की टक्कर की सूचना मिली थी।
जिसमें 4 लोग एक्सयूवी में बैठे थे। उनमें से 2 गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ सूचना मिली है कि उनकी डेथ हो गई है। एक कम घायल हैं, एक घायल अभी भर्ती हैं। पुलिस द्वारा इसमें कंटेनर को पकड़ लिया गया है और आवश्यक अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। खबर महोबा से है, जहां जहरीला पदार्थ खाने से एक विवाहिता की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की ओर से विवाहिता को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं विवाहिता ने पति पर जहरीला पदार्थ पिलाने के संगीन आरोप लगाए। गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में विवाहिता जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। वहीं विवाहिता ने बताया कि पति आए दिन शराब पीकर मारपीट करता है और जहरीला पदार्थ देकर मारने का प्रयास किया। आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र में अवैध कब्जों की शिकायत पर जांच के लिए पहुंचे एसडीएम के सामने ही भूमाफिया भड़ गए। बता दें कि धार्मिक स्थल रामलीला मैदान और मंदिर के आसपास भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत प्रशासन से की गई। शिकायत पर जांच को पहले एसडीएम के सामने ही भूमाफिया आपस में भिड़ गए और दोनों पक्ष आमने सामने से ईंट पत्थर चलाने लगे। वहीं एक पक्ष ने जान को खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। देवरिया के रामपुर करखाना थाना क्षेत्र के गोरियाघाट गांव के ग्रामीणों ने सार्वजनिक रास्ते को रातों रात जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता 25 सालों से चलता आ रहा है। रास्ता गांव के सार्वजनिक जमीन में है, लेकिन गांव के दबंग ने रास्ते को बंद कर जबरन कब्जा कर लिया। वहीं पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत और न्याय की गुहार लगाई। जहां एक तरफ बीजेपी महिलाओं के सम्मान का नारा देती है, तो दूसरी ओर बीजेपी पदाधिकारी पार्टी के दौरान ऑर्केस्ट्रा में बाल-बालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाते नजर आए। वायरल वीडियो में जौनपुर के बीजेपी जिला कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र उपाध्याय और मंडल महामंत्री खुटहन राजू सिंह नजर आ रहे हैं, जहां स्टेज पर बाल-बालाओं के साथ ठुमके लगा रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने से जमकर किरकिरी भी हो रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मथुरा के वेटनरी कॉलेज में आयोजित दीक्षांत समारोह में 130 बच्चों को उपाधि प्रदान करेंगी, जिसको लेकर मथुरा प्रशासन राज्यपाल के आगमन से पहले तैयारी पूरी की जा रही है। वहीं सुरक्षा को लेकर मथुरा के डीएम एसएसपी विश्वविद्यालय में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया और उन्होंने पूरे कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के बाद राज्यपाल क्षय रोग से जुड़े अधिकारी और मरीजों के साथ क्षय रोग पर चर्चा करेंगी। उसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों के साथ बैठक करेंगी। कल और परसों की विजिट के लिए हमारे और डीएम साहब द्वारा और सभी अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अपने अपने पॉइंट्स देखे जा रहे हैं। उनकी विजिट जो है वो सुरक्षा और सुगमता से हो सके और जो कार्यक्रम प्रस्तावित हैं वो अच्छे से हो सके, इसका पूरा जायज़ा लिया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और उनकी विजिट को सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी को मैम प्रिसाइड करेंगी और उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स मैम लेंगी, जिसमें कि जो क्षय रोग से प्रभावित बच्चे हैं 18 साल से छोटे, उन सभी बच्चों को और उनको जिन्होंने गोद लिया है उनके साथ एक बैठक होगी। इसके अतिरिक्त जो महिला स्वयं सहायता समूह है वो किस किस प्रकार से क्या क्या कार्य कर रही हैं और उन्हें किस प्रकार से आगे करना चाहिए, उस संबंध में भी मार्गदर्शन उनका रहेगा। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी के 25 डिस्ट्रिक्ट्स के चेयरमैन यहाँ पर आएंगे और उनके साथ भी मैम की एक बैठक रहेगी। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की एक महिला डॉक्टर का नशे की हालत में हाई वोल्टेज ड्रामा बीच सड़क पर दिखाई दिया। बता दें कि नशे की हालत में महिला डॉक्टर अपनी कार से गोरखपुर मेले के प्रभारी सब इंस्पेक्टर को ठोकर मार दी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। वहीं पुलिस कर्मियों ने जब महिला से रोका तो महिला नशे में धुत पुलिस वालों से भिड़ गई और अभद्रता करने लगी, यहाँ तक कि वर्दी उतरवाने की भी धमकी दे डाली। वहीं इस दौरान कई घंटों तक बीच सड़क पर ड्रामा देखने को मिला। फिलहाल महिला का मेडिकल कराकर जेल भेज दिया गया। तो फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी है।